बौद्ध ग्रंथ मगध में बोली जाने वाली कई बोलियों से मिलकर पाली भाषा का विकास हुआ। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के 3 संस्करण हैं, एक पाली भाषा में, एक तिब्बती भाषा में और एक चीनी भाषा में। इसमें पाली भाषा का संस्करण सबसे प्राचीन है। त्रिपिटक को 3 खंडों में बांटा गया है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधमम पिटक। बौद्ध साहित्य इतिहास की एक अहम कड़ी है। इसके जरिए हमें पुरानी घटनाओं को देखने का एक झरोखा भी मिलता है। इन ग्रंथों में बौद्ध धर्म का विकास, बौद्ध धर्म का सिद्धांत और संगति के अलावा संरक्षक जैसे कि शोक का भी जिक्र मिलता है। इन सबके अलावा उस समय की राजनीति, नीति शास्त्र और समाज के कई पहलुओं की व्याख्या भी मिलती है। जैन ग्रंथ 3री शताब्दी के दौरान जैन ग्रंथ 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। 12वीं शताब्दी तक जैन धर्म के ग्रंथों को लिखा गया। 8वीं शताब्दी के हरिवंश पुराण में कौरव, पांडव, कृष्ण, बलराम इत्यादि का जिक्र है। 12वीं शताब्दी के बाद गुजराती में लिखे गए जैन ग्रंथों में इतिहास की घटनाओं का जिक्र मिलता है। इन ग्रंथों की मदद से उस वक्त के समाज और राजनीति के विषय से जुड़ी जानकारियां मिलती है। लेकिन जिस तरह से बौद्ध साहित्य का उपयोग होता है, उसकी तुलना में जैन ग्रंथों और साहित्य को इतिहास के स्रोत के तौर पर नहीं देखा जाता है। संगम साहित्य। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहां का सबसे प्राचीन साहित्य तमिल भाषा में है। संगम साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम साहित्य मूलतः प्रेम प्रसंगों पर आधारित है और इसे प्यार की परिभाषा कहा जाता है। वहीं दूसरी श्रेणी पुरम साहित्य युद्ध के प्रसंगों पर है। साल 1999 में A.K. रामानुजन ने पुरम काव्य को जन काव्य की संज्ञा दी, क्योंकि इसमें प्रेम से अलग युद्ध, राजनीति, नैतिक शास्त्र, समाज इत्यादि विषयों पर गीत हैं। मान्यता है कि ये गीत कई सदियों से प्रचलन में थे और मौखिक तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। इन्हीं गीतों का काव्य के रूप में संकलन किया गया है। 5वीं सदी के बाद कई सारी तमिल रचनाएं दार्शनिक और नैतिक दृष्टि से लिखी गई, जिनमें तिरुवल्लुवर और थिरुकुरल प्रमुख हैं। वहीं रामायण और महाभारत के भी ऐसे कई तमिल संस्करण मिलते हैं। कन्नड़ और तेलुगु साहित्य। कर्नाटक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसी कारण कन्नड़ के शुरुआती दौर के साहित्य में जैन ग्रंथों का बहुत प्रभाव है। 10वीं शताब्दी के दौरान 3 विख्यात कवि मौजूद थे, जिसमें पंप, पौन और रन का नाम शामिल है। इन्होंने जैन पुराण की रचना की थी। वहीं तेलुगु साहित्य का विकास 5वीं या 6ठी शताब्दी के बाद हुआ। 15वीं शताब्दी के आसपास विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के वक्त तेलुगु साहित्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था। भारत कभी भी बाकी दुनिया से अलग नहीं रहा है। कभी सामान, कभी व्यापारी, तो कभी सैनिक और हथियारों का आदान प्रदान हमेशा चलता रहा है। बाहर के इतिहासकारों और लेखकों की रचनाओं से हमें पता चलता है कि वे लोग भारत को किस दृष्टि से देखते थे। यूनानी स्रोतों में भारत का पहली बार उल्लेख 15वीं शताब्दी के आसपास मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनान के सेल्युकुलस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज की किताब इंडिका सबसे मशहूर है। हाँ, ये अलग बात है कि ये रचना अब विलुप्त हो चुकी है, मगर बाद के कई स्रोतों में इसका जिक्र होता रहा है। यूनान की किताबों में हिंद महासागर से जुड़े व्यापार की चर्चा अधिक है। चीन से भी कई सारे यात्री बौद्ध ग्रंथों की प्रामाणिक पांडुलिपियां देखने, भारतीय बौद्ध भिक्षु के दर्शन और बौद्ध तीर्थ स्थानों के भ्रमण के लिए भारत में आते रहे हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं फा सियन और ह्यून सांग। इन यात्रियों द्वारा लिखे गए स्रोतों से हमें न केवल बौद्ध धर्म के बारे में बल्कि अन्य कई सामाजिक पहलुओं के बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। अरब के कुछ यात्रियों द्वारा लिखी गई किताबों का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। अल बरूनी ने भारत का दौरा इस उद्देश्य से किया कि वो यहाँ के साहित्य, ग्रंथ और संस्कृति को अच्छे से समझ और पढ़ सके। अल बरूनी की किताब तहकीक हिंद में भारत की ऐतिहासिक चीजों का जबरदस्त वर्णन मिलता है। इसमें भारतीय लिपियों से लेकर खगोल, विज्ञान, दर्शन, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, उत्सव, कर्मकांड आदि कई विषयों पर लिखा गया है। इससे इतिहास की अहम जानकारियां हासिल करने में भी काफी मदद मिलती है। पुरातत्व में इस्तेमाल होने वाला विज्ञान की मदद से हम अतीत के बारे में कई जानकारियां सटीक तरीके से निकाल पाते हैं। कार्बन डेटिंग इसमें सबसे मशहूर है।
जिससे किसी भी साक्ष्य के समय और काल का पता चलता है। जीवाश्म विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत पुराने जीवाश्म का अध्ययन होता है। तिथि निर्धारण करने के लिए इसमें कई सारी प्रक्रियाएं होती है। जहां एक तरफ कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके हम 50,000 से लेकर 80,000 साल पहले के काल का पता कर पाते हैं, वहीं दूसरी ओर यूरेनियम श्रृंखला के प्रयोग से 50,000 से लेकर 5 लाख साल पहले तक की समय सीमा निर्धारित हो पाती है। वृक्ष विलय प्रक्रिया के इस्तेमाल से 8,000 वर्ष या उससे कम तिथियों का पता चलता है। उपघटन ट्रैक की बात करें तो इससे लाखों वर्ष पहले या फिर करोड़ों वर्ष पहले का ज्ञान मिलता है। नृविज्ञान, इसका मतलब होता है आज की संस्कृति और समुदाय का अध्ययन। आज जो पुरानी परंपराएं और रीति रिवाज है, इन सब का अध्ययन करके पुरातात्विक प्रमाणों की व्याख्या की जाती है। उदाहरण के तौर पर आज भी गुजरात में मन के बनाने की परंपरा जीवित है। वहां के समुदाय का अध्ययन करके हड़प्पा के काल, जीवन शैली और सामाजिक संरचना का ज्ञान होता है। ऐतिहासिक स्थानों को सहेजना, शहरीकरण और विकास की प्रक्रिया में तेजी से ऐतिहासिक स्थानों के पुरातात्विक स्थलों को हानि हो रही है। तमाम तरह के पुरातात्विक स्थल अतीत की एक अहम कड़ी है। इन सभी का दस्तावेजीकरण करना भी जरूरी है। इन सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा का ध्यान और पुरातत्व विभाग जैसी बड़ी संस्थाओं के साथ साथ एक आम इंसान को भी रखना चाहिए। अभिलेखों का अध्ययन, अलग अलग जगहों पर खुदाई के दौरान एक बड़ी संख्या में अभिलेखों की प्राप्ति होती है। खुदाई के अलावा गुफाओं में भी अभिलेखों की मौजूदगी है। अभिलेख भी अलग अलग तरह के होते हैं। किसी अभिलेख पर किसी की मृत्यु का संदेश लिखा होता है, किसी पर कोई प्रेम काव्य, तो किसी पर किसी राजा का वर्णन होता है। अभिलेखों से भाषा साहित्य के अलावा नृत्य, नाटक और संगीत की भी अच्छी जानकारी मिल जाती है। जैसे कि 7वीं सदी के दौरान कुडुमियामलाई अभिलेख से सप्त शास्त्रीय रागों के स्वरों की अच्छी खासी व्याख्या मिलती है। तमिलनाडु के कई सारे अभिलेखों में नाट्य शास्त्र की व्याख्या मिलती है। इसलिए अभिलेख चाहे 1000 शब्द के हों या एक शब्द का, इनका भी विस्तार पूर्वक व्याख्यान अतीत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सिक्कों का इतिहास, मुद्रा और सिक्के के जितने प्रमाण मिले हैं वो भारतीय इतिहास के राजाओं के बारे में जानकारियां जुटाने में काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। जैसे कि कई काल के सिक्कों पर देवताओं का चित्रण होता था, जो उस वक्त की संस्कृति के बारे में एक अहम स्रोत है। कई बार मुद्रा और सिक्कों पर शासकों के नाम लिखे होते थे। बहुत बार सिक्कों पर संबंधित शासकों के जीवन चित्रण और तस्वीरें भी उकेरी हुई मिल जाती हैं। सिक्कों के जरिए धार्मिक इतिहास और अलग अलग राजाओं के धार्मिक मतों के बारे में भी जानकारियां मिलती है। प्राचीन और मध्य युग के सिक्कों में आपको तिथि अंकित नहीं मिलेगी।